मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा तेरी जैसे लोगों की संगत में एक मिनट भी रहे। इसलिए मैं अभी इसी वक्त तुझे तेरी नौकरी से निकाल रही हूं। गेट आउट। माँ, ये किताब यहाँ कैसे? ये तो अदिति, ये अदिति जिंदा कैसे? नहीं, अदिति जिंदा नहीं हो सकती। जरूर मेरा भ्रम है। ये क्या? ये मेरा भ्रम है या नहीं? ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सच में। पर ऐसा कैसे हो सकता है? कोई मरकर जिंदा कैसे हो सकता है? चैतन्य, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? इतनी रात को तुम यहाँ? वो एक्चुअली अनु, मैं एक इम्पोर्टेंट फाइल ढूंढ रहा था। तो कमरे में चले। लच्छी, ये कैसे टूटा? अब हमें क्या पता, सुबह उठकर आए तो देखा टूटकर बिखरा पड़ा था। रात को तेज हवा चली होगी और खिड़कियां खुल गई होंगी, बिल्ली घर के अंदर घुस आई होगी। अब उसको क्या पता क्या महंगा है और क्या सस्ता, तोड़कर चली गई होगी। हाँ बिल्ली ही होगी। और मैं गलतफहमी में न जाने क्या क्या सोचता रहा। थैंक यू। अनुपमा के ससुराल हो आई, उसे खुश देख लिया, बस मन को बड़ी तसल्ली हो गई। अगर आप भी आ जाते तो। माया, मैंने कहा ना कि मैं उसके बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। मैंने कहा था ना माया। नमस्ते। आइए आइए मिस्टर शर्मा, कहिए। जी सब पेपर्स रेडी हैं, आप इन पे साइन कर दीजिए। ओह हाँ, और अब ध्यान रखिए कि कोई अड़चन ना है। जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं इन्हें अच्छी तरह से हैंडल करूंगा। थैंक यू। थैंक्स सर। कैसी अड़चन? और ये पेपर्स कौन से हैं? माया, मैंने हमारी फैक्ट्री और बाकी की प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रखवा दी है। क्या? किरण के नाम पर जो हॉस्पिटल बन रहा था उसका काम रुक जाता नहीं तो। माया, मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? अरे जो मर चुके सो मर चुके, अब जो जिंदा है उनकी जिंदगी क्यों दांव पे लगा रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब तो ये था कि मैं भी चाहती हूँ कि किरण दीदी के नाम का जो हॉस्पिटल है वो जरूर बने,
मगर हमारे बच्चों का भविष्य। उनकी भविष्य की चिंता मत करो माया, हॉस्पिटल का काम नहीं रुक सकता और मैं रुकने नहीं दूंगा। पापा आपने अगर अनुपमा दीदी को प्यार दिया होता, उन्हें बेटी का मान और हक दिया होता ना, तो आज आपके ये हालात ना होते। पापा कहते हैं ना कि जिस घर में लक्ष्मी का सम्मान नहीं होता वहां पर दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। पापा आपने अगर अपनी लक्ष्मी समान बेटी का सम्मान किया होता ना, तो आज हमारा भविष्य दांव पे नहीं लगता, दांव पे नहीं लगता, दांव पे नहीं लगता। आपको रातों रात बिजनेस में इतना लॉस नहीं होता और ना ही किरण माँ के नाम पर बनने वाले हॉस्पिटल का काम रुकता। वीर, तुम्हें अपने पापा से नहीं माँ, आज मुझे मत रोकिए। पापा अभी भी अपनी भूल का प्रायश्चित कर सकते हैं। एक बार, सिर्फ एक बार दिल से अनुपमा दीदी को अपनी बेटी मान लीजिए, उनके सर पर प्यार से आशीर्वाद का हाथ रख लीजिए। पापा फिर देखना, इस घर की सारी तकलीफें, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। बस, बड़ों को अकल सिखाने की कोशिश मत करो। लेकिन जब छोटे बड़ों को गलती करता देखे तो कैसे चुप रहे पापा? पापा आपको किरण माँ के नाम पर बनने वाले हॉस्पिटल की इतनी चिंता, पर उनकी बेटी से इतनी नफरत, क्या ये सब देखकर किरण माँ की आत्मा रोती नहीं होगी? उन्हें दुख नहीं होता होगा? सोचिए पापा, सोचिए। चैतन्य, आपको याद है ना, आज गठबंधन खोलने की रस्म है। कैसे भूल सकता हूँ भाई, इसलिए तो आज आप इतना सवर रही हैं। अनु, वो जो बुक यहाँ कल रात को पड़ी थी वो दिख नहीं रही। आपने तो रखी थी। मैं नीचे जा रही हूँ, कुछ चाहिए? नहीं, बस मैं आता हूँ। कहाँ गई? कल तक तो यहीं पड़ी थी। अनु कहती है उसने नहीं उठाई, कोई कमरे में भी नहीं आया, तो फिर किताब कहाँ जा सकती है? ये क्या हो रहा है? शारदा आंटी, ये पूजा क्यों की जाती है? I mean, शादी के टाइम जो गठबंधन बांधा जाता है उसे अभी खोला क्यों जाता है? बेटे, ये एक बहुत प्यारी रस्म होती है। जब एक लड़के और लड़की की शादी होती है तो वो एक नए बंधन में बन जाते हैं। हम उन दोनों के दुपट्टों को बांधकर कहते हैं कि ये एक गठबंधन है। गठबंधन एक प्रतीक होता है उस नए बंधन का। कुछ दिनों बाद जब लड़का लड़की एक दूसरे को जान लेते हैं, तन से मन से एक हो जाते हैं, तो फिर इस प्रतीक की जरूरत नहीं रहती। इसलिए हम इन दुपट्टों को खोल देते हैं। बस यही रस्म है। ओह, अब समझ में आई मुझे। चैतन्य, आओ बैठो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वाधि साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। बेटी, अब तुम इस गठबंधन की गांठ को खोल दो। ये गांठ तो पहले से ही खुली हुई है, ये कैसे हो गया? ये क्या? ये तो शुभ नहीं हुआ। पंडित जी,
आप ये कैसी बात कर रहे हैं? ये शुभ अशुभ वाली कौन सी बात हो गई है? गांठ हल्की बंदी होगी इसलिए खुल गई। इन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? पंडित जी, जब मन के बंधन अटूट हो तो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बेटी। हाँ, मैं भी बिल्कुल यही समझती हूँ, लेकिन थैंक गॉड इस वक्त नानी यहाँ नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ होती ना, वो तो दीदी को लेकर शुरू हो जाती कि कितनी मनहूस है, अपशुगनी है, अशुभ है। उन्हें तो बस मौका चाहिए होता है ना अपना ये अशुभ पुराण शुरू करने के लिए। ये अपशगुन क्यों हुआ? आखिर क्यों? वैसे आप हो तो बहुत समझदार, जितना सोचा था उससे कई ज्यादा। आपने तो पंडित जी को अंधविश्वास के खिलाफ लेक्चर ही सुना दिया। वैसे तुम भी कम तेज नहीं हो। इनडायरेक्टली एक बार और सबको यकीन दिला दिया कि तुम सब अनुपमा को अशुभ मानते हो। लेकिन एक बात तो है कि जिस तरह से मासा सोच में पड़ गई थी, वहम का हल्का हल्का जहर धीरे धीरे असर करने लगा है। और हम इस जहर के असर को धीरे धीरे दिन ब दिन बढ़ाते जाएंगे। बस थोड़ा और समय। पापा कहते हैं कि जिस घर में लक्ष्मी का सम्मान नहीं होता वहां पर दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। पापा, आपने अगर अपनी लक्ष्मी समान बेटी का सम्मान किया होता तो आज हमारा भविष्य दांव पे नहीं लगा। आज आपकी बेटी एक नए घर में, एक नई दुनिया में कदम रखने जा रही है। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। अपनी बहन के सपनों को चकनाचूर करके अपनी डोली सजाने वाली को मैं आशीर्वाद कैसे दूं? अपनी छोटी बहन की खुशियां छीनने वाली, उसके सपने तोड़ने वाली को मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि तुम कभी सुखी नहीं रहोगी, कभी। पापा अभी भी अपनी भूल का प्रायश्चित कर सकते हैं। सिर्फ एक बार दिल से अनुपमा दीदी को अपनी बेटी मान लीजिए, उनके सर पर प्यार से आशीर्वाद का हाथ रख लीजिए। पापा फिर देखना, इस घर की सारी तकलीफें, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। क्या हमारे बुरे दिनों का कारण मेरे दिल में अनुपमा के लिए बड़ी नफरत ही है? मेरा उसे बेटी ना मानना ही है? नहीं, मेरे दिल में अनुपमा के लिए कड़वाहट और नफरत कैसे खत्म हो सकती है? उसके दुनिया में आते ही मैंने अपनी किरण को खो दिया, तो अनुपमा मेरे लिए शुभ कैसे हो सकती है? मेरी अपनी किस्मत का सबब कैसे बन सकती है? कैसे बन सकती है? भाई राम झूठ ना बुलाए हैं। न तूने दामाद जी की हालत देखी है? न देख तो सही माया पुत्र है दामाद जी किस तरह बड़ी सोचों में डूबे हुए गम के रोते खा रहे हैं। ओ पुत्र कुछ कर कुछ है। और ये तेरा वीर लाडला है सवेरे सवेरे दामाद जी को एडा बड़ा भाषण दे के चलाया। ऐसे माया पुत्र सच बताऊं, मुझे ना दामाद जी के दिलो दिमाग पर ना वीर की बातों का कुछ असर होता दिखाई दिया है। राम झूठ ना बुलाए, अगर वीर की बातों का दामाद जी के दिलो दिमाग पे असर हो गया ना, और फिर हमारे तो समझो फिटे मुंह। हाँ, ना तू आप सोच, ये महारानी मनोज अनुपमा है, अपने ससुराल में तो महारानी बन के राज कर ही रही है। अगर दामाद जी के मन में भी इसके लिए प्यार और हमदर्दी पैदा हो गई तो बस फिर तो इसी की तूती बोलनी है ना।
अच्छा तो आप सोच हैं, सालों पहले मरी हुई उस मरचनी किरण की वजह से तेरा और तेरे बच्चों का भविष्य दिमाग जी ने दांव पे लगा दिया। एड्डा बड़ा अस्पताल बनाया जा रहा है, सब कुछ गिरवी रख दिया, मकान, फैक्ट्री, बिजनेस, दुकानें, सब कुछ। न बात सुन, तू अपने बच्चों को लेकर सड़कों पे बैठेगी या गली में बैठ के भीख मांगेगी? माँ ने मर के और बेटी ने जीते जी हमारा जीना हराम करके रख दिया। सुन मेरी बात पुत्र, अगर तेरे दिमाग की पोटली में थोड़ी सी अक्ल बाकी है ना तो कुछ माया दिखा, माया, वरना तो हमारा बनता तार हो जाना ठन ठन गोपाल, तेरा भी तेरे बच्चों का भी। माँ अनुपमा की बात होती तो मैं संभाल भी लेती, मगर इन्हें कौन समझाए? किरण दीदी के नाम से जो अस्पताल बन रहा है वो तो बन के ही रहेगा। पता नहीं लोग मरकर भी पीछा क्यों नहीं छोड़ते हैं। तुम बहुत परेशान लग रहे हो आज। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं। देखो, अगर ऑफिस की कोई मैंने तुम्हें मना किया था इस ऑफिस में कदम रखने से। ये यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुझसे कहा था कि मेरी ऑफिस में कदम मत रखना। गेट आउट। मॉम, जिस मनोज को आपने नौकरी से निकाला था वो इस कंपनी का मुलाजिम था, और जो मनोज इस वक्त आपके सामने खड़ा है वो इस कंपनी का नौकर नहीं बल्कि मेरा दोस्त है, और इसे कंपनी से निकालने का हक आपको नहीं है मॉम। देखिए मॉम, आप मुझे डांट सकती हैं, हुक्म दे सकती हैं, मार सकती हैं मुझे, क्योंकि आप मेरी माँ हैं, लेकिन मुझे किसके साथ रिश्ता रखना है और किसके साथ नहीं रखना है इसके लिए आप मुझे मजबूर नहीं कर सकती। मैं दोस्तों और दुश्मनों में फर्क करना जानता हूं। तुम इसके लिए बैठो मनोज। तुम इस माँ आइए। इस तिजोरी में बहुत सा खजाना है, अगर एक आध गहना इधर उधर हो भी गया ना तो किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन अगर एक एक करके बहुत सी चीजें गायब हुई तो देखना अनुपमा कैसे सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो जाएगी। और वही मासा जो अनुपमा की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, कैसे उसको खून के आंसू रुलाएगी। देखते जाओ, वरना हमारा नाम भी बदलने में।
चैतन्य, क्या बात है बेटी? ऐसे खोए खोए घबराए हुए से क्यों हो? माँ, माँ वो मैंने रिधिमा ने भी व्हाइट ड्रेस पहनी है। कहीं झूले पर मैंने रिधिमा को तो नहीं देखा। कहो बेटी, क्या कहना चाहते हो? हाय चैतन्य, हाउ आर यू? चुप क्यों हो गए? कुछ कह रहे थे ना मुझसे? रिधिमा क्या तुम अभी बाहर झूले पे बैठी थी? नहीं तो मैं तो अभी अभी ऊपर अपने कमरे से आ रही हूँ। क्यों? शारदा आंटी, आप बोलिए ना चैतन्य को, कभी मुझे बाहर घुमाने लेकर ही नहीं जाते। चलो ना कहीं चलते हैं आज। अगर रिधिमा ऊपर कमरे में थी तो बाहर झूले पर क्या वाकई अदिति थी? या वो मेरा वहम था? चैतन्य, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? माँ कुछ नहीं, वो माँ मैं जरा जाके चेंज करता। अरे, आप आ गए? आ जाने में बहुत देर लगा दी। पता है इंतज़ार करना कितना मुश्किल होता है। हर पल, हर आहट पर लगता है जैसे आप आ गए हों। मैं कब से प्यार भरी बातें किए जा रही हूँ और आप है कि ध्यान कहीं और है। अभी से ये हाल है तो शादी के 3-4 साल बाद पता नहीं क्या होगा। क्या होगा? वही होगा जो अब हो रहा है। उस वक्त भी मुझे आपकी खूबसूरती को बयां करने के लिए अल्फाज नहीं मिलेंगे। झूठ, मन में कुछ और जुबान पे कुछ और। आप अब शब्द ढूंढ ही लीजिए, क्योंकि मुझे तारीफ सुनने का बहुत शौक है। ये लीजिए। अनु, ये बुक कहाँ थी? पता नहीं, सुबह से तो यहीं पड़ी है। मुझे लगा आपको मिल गई होगी और आपने यहाँ रख दी। चैतन्य, वैसे इस बुक में इतना खास क्या है? नहीं मिलती तो आप परेशान हो जाते हैं, और अब मिल गई है तो भी परेशान है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूँ मैं चेंज करके आता हूँ। रिधिमा, ये तुम क्या कह रही हो? मैं वही कह रही हूँ जो मैं अपनी आंखों से देख कर आ रही हूँ। चैतन्य बहुत टेंस दिखाई दे रहा था। उसे कोई बात तो बहुत परेशान कर रही थी। इनफैक्ट वो शारदा आंटी को भी कुछ बताने वाला था। इसका मतलब रिधिमा ये है कि जो हमें दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। अनुपमा और चैतन्य के बीच में जो प्यार और खुशी हमें दिखती है वो सब झूठी है। उन दोनों के रिश्ते पति पत्नी वाले तो हैं, लेकिन उनमें दूरियां वो वजह है। हाँ, चैतन्य वैसा लगता तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसकी संबंध किसी और लड़की के साथ। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी फिसल जाते हैं। खैर, चैतन्य की परेशानी यानी कि अनुपमा की परेशानी, और अनुपमा की परेशानी यानी कि हमारी खुशी। सिर्फ हमारी क्यों, आपके पति की भी तो खुशी होगी इसमें। हाँ,
सो तो है। वैसे कहाँ है आपके पति? कहाँ है? एज यूजुअल अपने ऑफिस में है। अब भाई वो चैतन्य की तरह तो है नहीं कि 2 फाइल खोली और कुछ चेक्स पे साइन कर लिए और मुंह उठा के घर चले आए। अरे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर है और बेचारे अकेले संभालते हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। चलो खैर, मैं उन्हें फोन करके जरा पता लगाती हूँ कि आखिर वो है कहाँ। कौन लिया? मेरी बीवी है। हेलो। बोलो स्वीटहार्ट। स्वीटहार्ट देखो, मुझे आने में देर हो जाएगी, मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ। ऑलराइट, यू टेक केयर। बाय बाय। अब देखो ना कितनी मेहनत करते हैं ये। सीरियसली रिदमा, हम बहुत खुश नसीब है कि हमें इतना प्यार करने वाला पति मिला। कितना किस्मत वाला हूं मैं, मुझे पद्मिनी जैसी बीवी मिली है। कितना भरोसा करती है मुझ पर, विश्वास करती है मुझ पर। भगवान मुझे हर जन्म पद्मिनी जैसी पतिव्रता बीवी देना। और तुम मजा करती रहना। ऑफ कोर्स जानेमन, कम ऑन। अरे इंद्रजीत बेटे, 1 मिनट, तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। बेटे, काफी दिनों से तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी मैं, अपने अनाथ आश्रम के बारे में। तुम तो जानते हो, वो अनाथ आश्रम तुम्हारे पिताजी का सपना था। उनके गुजरने के बाद मैंने ये जिम्मेदारी बहुत भरोसे से तुम्हें सौंपी, और मैं जानती हूँ तुम बहुत मेहनत कर रहे हो। लेकिन जब भी मैंने वो आश्रम देखने की कोशिश की, तुमने हमेशा मुझे रोक दिया। कहा, माँ मैं आपको सरप्राइज देना चाहता हूँ, जब कंप्लीट हो जाएगा तभी लेके चलूंगा। पर बेटे, मेरा दिल बहुत बेसब्र हो रहा है, मैं वो आश्रम देखना चाहती हूँ। मॉम, आप आश्रम देखना चाहती हैं ना? मेरे कमरे में उस आश्रम का मॉडल रखा हुआ है, मैं अभी लेकर आता हूँ। जस्ट वेट। मॉम, ये देखिए, ये है अनाथ आश्रम का मॉडल। हूबहू ऐसा ही हमारा अनाथ आश्रम तैयार हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत है बेटे। अब तो मैं इसे देखने के लिए और भी बेसब्र हो रही हूँ। देखो मॉम, एक्साइटमेंट में ये बताने ही भूल गया कि अनाथ आश्रम के बिल्कुल मेन एंट्रेंस पर, बिल्कुल इस जगह, मैं डैड की एक बड़ी सी मूर्ति स्थापित करवा रहा हूँ। इस जगह, जानती हो मॉम, मैंने तो मूर्ति के लिए ऑर्डर भी कर दिया। थैंक यू बेटे। अरे अनुपमा, ये देखो, ये उस आश्रम का मॉडल है जो हम बनवा रहे हैं। अच्छा है ना? जी माँ, बहुत अच्छा है। तुम जानती हो, जब हमारा चैरिटी हॉस्पिटल बना था तो उसका उद्घाटन पद्मिनी ने किया था। मैं चाहती हूँ कि इस अनाथ आश्रम का उद्घाटन तुम्हारे हाथों हो। इतने शुभ काम का उद्घाटन तो भाभी जी के हाथों से ही होना चाहिए, है ना भाभी जी? आइए, मैं आपको समझाता हूँ। ये अनाथ आश्रम हम किस तरह बनवा रहे हैं। ये हमारे अनाथ आश्रम का मॉडल है। ये देखिए भाभी जी, ये जो मेन एंट्रेंस है ना, हम बिल्कुल यहाँ इस जगह पर हम अनुपमा, ये तुमने क्या किया? माँ, वो गलती से हाथ लग गया। माँ, मैं अभी ठीक कर देती हूँ। कोई बात नहीं मॉम, ये तो सिर्फ एक मॉडल है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ।
मैं कर देता हूँ। राजवीर भाई साहब आप मैं पद्मिनी भाई साहब को खुशखबरी देके आती हूँ। हाँ आइए ना। राजवीर तुम? अरे प्रणाम। जीते रहो। बेटे इनसे मिलो, ये है अनुपमा मेरी बड़ी बहू, और अनुपमा ये राजवीर है पद्मिनी का भाई। नमस्ते। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्षमा चाहता हूँ कि आपकी शादी में मैं आ नहीं पाया। क्या है कि मैं इंडिया के बाहर गया हुआ था, फ्रांस गया हुआ, कल ही लौटा, बस आपको बधाई देने चले आया। बेटे तुम चले आए ये तो बहुत अच्छा काम किया तुमने, लेकिन ये सब लाने की क्या जरूरत थी? एक राजपूत भाई अपनी बहन के घर खाली हाथ कैसे आ सकता है? और अपनी इकलौती बहन के लिए तो हम आसमान से चांद और सितारे भी तोड़वा सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई, भाई बहन के प्यार के बीच में अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन बेटे मुझे जरा माफ करना, एक चैरिटी फंक्शन है, मुझे वहां जाना जरूरी है। अनुपमा बेटे, राजवीर की खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। जी मैं चलूं बेटे। हाँ हाँ। राजवीर तुम हमारे साथ आओ, थक गए होंगे, थोड़ा फ्रेश हो जाओ। आप लोग जाइए, मैं नाश्ता भिजवाती हूँ। लच्छी, कौन आया है? ये सब सामान कौन लेकर आया है? हमारी पद्मिनी बाई साहब के भाई साहब ये सब वही तो लाए हैं, और लाए भी क्यों ना, रईस खानदान के हैं, राजपूती खानदान से हैं, पैसों में खेलते हैं। फिर तो बहुत खर्चा हो गया होगा ना? हाँ, किराए की कार, किराए के कपड़े, उधार लेकर ये फ्रूट्स, तोहफे, मिठाइयाँ। अरे इस बार तो लोग उधार देने से ही मना कर रहे थे। जी साहब, इस बार ये उधार चुकाने के लिए प्लीज कोई इंतजाम कर देना। पता है, बहुत मानते हैं अपनी बहन को, हर बार लाखों के गहने देके जाते हैं पद्मिनी भाई साहब को। देखो जीजी साहब, ये सारे गहने नकली हैं, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और पता है, महल जैसा घर है हमारे राजवीर भाई साहब का। हाँ। हवेली का क्या हुआ? बहुत मुश्किल से 1 महीने का स्टे ऑर्डर मिला है, नहीं तो अब तक तो हवेली नीलाम हो गई होती। पैसों में खेलते हैं पद्मिनी बाई साहब के भाई साहब, इकलौते वारिस है। हाँ। जी साहब, पैसे पैसे के लिए मोहताज होने के दिन आ गए हैं। इस बार इंतजाम कुछ ज्यादा कर देना। पिछले महीने उधार कुछ ज्यादा ही सिर पे चढ़ गए हैं, और फिर तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हाँ जी साहब। अच्छा, तो और कौन कौन है राजवीर के घर में? मेरा मतलब है माँ बाप तो होंगे ही, और कोई पत्नी? ना ना, अभी उनकी शादी कहाँ हुई है। अरे पर उनके लिए दुल्हन ढूंढी जा रही है। राम कसम, उनकी दुल्हन जो भी होगी बड़ी किस्मत वाली होगी। हाँ। उसकी दुल्हन मैं भी तो हो सकती हूँ, इकलौते वारिस की दुल्हन। इतने से क्या होगा,
फिलहाल तुम इसे रखो, आज रात को जरूर हम कुछ इंतजाम करेंगे। पद्मिनी, कहीं रिद्धिमा ने कुछ सुन तो नहीं लिया? फिलहाल तुम इसे रखो, आज रात को जरूर हम कुछ इंतजाम करेंगे। पद्मिनी, कहीं रिद्धिमा ने कुछ सुन तो नहीं लिया? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारे भाई यहाँ आए और तुमने मुझे मिलाया तक नहीं। ओह रिद्धिमा, ये हमारे भाई है राजवीर, और राजवीर ये अनुपमा की बहन है रिद्धिमा। लेकिन अब हमारी बहुत अच्छी दोस्त बन गई है। नाइस टू मीट यू। सेम हियर। बहुत मुश्किल से 1 महीने का स्टे ऑर्डर मिला है, नहीं तो अब तक तो हवेली नीलाम हो गई होती। जीजी साहब, पैसे पैसे के लिए मोहताज होने के दिन आ गए हैं। इस बार इंतजाम कुछ ज्यादा कर देना। क्या करूं? तिजोरी में गहने और रुपए चुराने के सिवा अब हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। हम पर तो किसी को कभी कोई शक हो ही नहीं सकता, क्योंकि अब तिजोरी की चाबियां जो अनुपमा के पास रहती हैं। सवाल पूछे जाएंगे तो अनुपमा से, फंसेगी भी तो अनुपमा। और वैसे भी अब तक तो सब सो चुके होंगे ना, और इंद्रजीत को भी अभी घर आने में थोड़ा और वक्त लगेगा। यही अच्छा मौका है तिजोरी पर हाथ साफ करने का। बड़ी चीज ना लेकर ये छोटी छोटी चीजें अगर मैं चोरी करूंगी तो किसी की नजरों में नहीं आऊंगी। जब तक हो सकेगा चोरी करती रहूंगी। जितना चुरा पाई उतना अच्छा होगा। जरूर ये बिल्ली फिर घुस आई होगी। गॉड, ये चाबियां कहाँ गिर गई? चाबियां नहीं मिल रही हैं। इसको भी अभी आना था। अगर अनुपमा की नजर उन चाबियों पर पड़ गई तो सारी किए कराए पर पानी फिर जाएगा। हेलो, मैं बड़ी मालकिन जी से बात कर सकता हूँ? जी 1 मिनट।
माँ, ऑफिस से अकाउंटेंट का फोन है। हेलो। हाँ, वो इंद्रजीत को जो पैसों की जरूरत थी, आपने इंतजाम कर लिया? मैडम, मैं सुबह सिर्फ 40 लाख का ही कैश में इंतजाम कर पाया हूँ। पर मैडम, मेरा इंद्रजीत जी से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो कह रहे थे कि वो पैसे उन्हें आज अर्जेंटली चाहिए थे। हाँ, पैसा तो अर्जेंटली चाहिए। आप ऐसा कीजिए, इंद्रजीत आश्रम की साइट पर ही गया होगा, आप वही रुपया भिजवा दीजिए। जी जी। रख दो बेटा। एक्चुअली अनुपमा, मैं चाहती हूँ कि तुम एक बार जाके आश्रम देख ही लो, और अगर तुम्हारे कोई सजेशंस हैं तो मुझे बताओ। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे सजेशंस की वजह से वो बिल्डिंग और भी सुंदर बन जाएगी। जी माँ। मैं ऐसा करती हूँ कि अकाउंटेंट से कह देती हूँ पैसा यहीं भिजवा दे, तो हम पैसा देने के बहाने आश्रम भी देख लेंगे और इंद्रजीत को पैसा भी मिल जाएगा। मासा, हम भी आपके साथ चलते हैं ना? आखिर हम भी तो देखें कि इंद्रजीत कितनी मेहनत और लगन के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। मासा, आप जानती हैं कि आपके सपने को पूरा करने में वो कितने बिजी हैं। उन्हें कुछ और सूझ ही नहीं रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं आजकल वो। मेहनत तो करेगा ही ना। आखिरकार बेटे ने पिता के सपने को साकार किया है। सच कहूं पद्मिनी, काफी दिनों से मेरे दिल में ये इच्छा है कि मैं खुद जाके देखूं कि आश्रम कैसा। मासा, प्लीज जल्दी चलिए ना। ठीक है ठीक है, सास बहू मिलकर चलते हैं, एक साथ आश्रम देखते हैं। जाओ जल्दी तैयार हो जाओ दोनों। वैसे तो मैंने आश्रम का मॉडल देखा है, इंद्रजीत ने मुझे दिखाया था, लेकिन एक्चुअल आश्रम मैं पहली बार देख रही हूँ। तुम जानती हो, जिस दिन इस जमीन पे भूमि पूजन हुआ था, उस दिन से लेकर आज तक मैं वहां कभी नहीं गई, क्योंकि उसी दिन इंद्रजीत ने मुझसे कह दिया, माँ आश्रम मैं बनवाऊंगा, पिताजी का सपना मैं साकार करूंगा। हाँ, देखिए, इन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी पिताजी के सपने को पूरा करने में। दिन रात बस आश्रम की चिंता लगी रहती है इन्हें। पद्मिनी, इसे चिंता नहीं कहते हैं, जिम्मेदारी कहते हैं। मेरे बेटे ने जिम्मेदारी उठाई है। अब हम पहुंचने ही वाले हैं अनुपमा। हेलो। कहाँ? हाँ, बस थोड़ी देर में हम आपके पास आने वाले हैं। मेरे पास? हम, मासा और भाभी साहब। एक्चुअली मासा ने सोचा कि पैसे देने के बहाने क्यों ना हम आश्रम देख लें। क्या? तो हमने सोचा हम भी साथ चलते हैं। पद्मिनी, कोई आश्रम नहीं जाएगा। वापस लौटो अभी, इसी वक्त। आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा वापस लौटो पद्मिनी, माँ को वहां नहीं पहुंचना चाहिए। निश्चित, हम बस पहुंचने ही वाले हैं। हम कैसे रोके इनको? पद्मिनी, बात को समझने की कोशिश करो। अगर माँ आश्रम में पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, समझो। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। पद्मिनी, पद्मिनी, माँ साहब, पेट में बहुत दर्द हो रहा है, घर चलिए आप। ड्राइवर, गाड़ी रोको। पद्मिनी, क्या हुआ? बेटे, बेल्ट नहीं मासा, हमसे निकला नहीं जा रहा, बहुत दर्द हो रहा है मासा। बेटे, अचानक कैसे हो गया? आई थिंक अपेंडिक्स का पेन है मासा। प्लीज घर जाना है, प्लीज मासा। मैं पेन किलर लाती हूँ। नहीं, हम अपनी डॉक्टर की मेडिसिन खाएंगे। जिद नहीं करो पद्मिनी, ले लो दवाई। मासा, बहुत पेन हो रहा है मासा, प्लीज घर चलिए। पद्मिनी, जिद मत करो। बहुत पेन हो रहा है, सिर्फ पेन किलर। नहीं, हम नहीं खाएंगे, हम ये नहीं खाएंगे, हमें घर जाना है मासा, प्लीज हमें घर जाना है मासा। प्लीज, बहुत हालत खराब हो रही है मासा, प्लीज। माँ, घर चलते हैं। नहीं बेटे, घर तो 30 किलोमीटर दूर है, इससे नजदीक तो आश्रम है।
हम ऐसा करते हैं, आश्रम ही चलते हैं, वहाँ एम्बुलेंस मंगवा लेंगे। चलो। नहीं मासा, हम कहीं नहीं जाएंगे मासा, हम प्लीज घर जाएंगे मासा, बहुत पेन हो रहा है मासा। पद्मिनी जिद मत करो, बहुत पेन हो रहा है। घर बहुत दूर है बेटे, हम तुम्हें आश्रम लेकर चलते हैं, आश्रम नजदीक है और वहाँ कोई ना कोई इंतजाम हो जाएगा, या तो एम्बुलेंस मंगवा लेंगे वहाँ। चलो। नहीं मासा, नहीं हमें। चलो ड्राइवर, जल्दी आश्रम चलो। हाँ, हम बस पहुँचने वाले हैं। इंद्रजीत का फोन है, मुझे दो फोन। इंद्रजीत बेटे, हम आश्रम पहुंच रहे हैं, तुम फौरन एम्बुलेंस बुलवाओ, पद्मिनी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। It's all over. तुम फौरन एम्बुलेंस बुलवाओ, पद्मिनी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। It's all over. जल्दी चलिए। ड्राइवर, वो आगे, वो जो काला बोर्ड है ना, वहां लेफ्ट में रखो। बस तुम बैठो, मैं किसी को बुला के लाती हूँ। चलो निकलो। नमस्ते मैम साहब। वॉचमैन, यहाँ तो कुछ भी काम नहीं हुआ। क्या इंद्रजीत को ये बात मालूम है? मैम साहब, यहाँ भूमि पूजन के बाद कोई नहीं आया, इंद्रजीत साहब भी नहीं आए। मॉम, ये देखिए, ये है अनाथ आश्रम का मॉडल। हूबहू ऐसा ही हमारा अनाथ आश्रम तैयार है। जहाँ आश्रम की बिल्डिंग खड़ी होनी चाहिए थी, वहाँ खाली मैदान, इतना बड़ा धोखा। आप ठीक तो हैं? बस कर माया पुत्र, थक जाएंगे, बैठ जाओ। अरे कैसे बैठ जाओ माँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ दुआ करो कि इनका काम हो जाए। क्या हुआ जी? नहीं माया, अब तो बैंक भी और लोन देने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इंद्रजीत मुझे इतना बड़ा धोखा देगा। 2 सालों से वो मुझसे झूठ बोलता रहा और मुझे खबर भी नहीं हुई। जो दुख मेरे सगे बेटे ने मुझे दिया है, किसी दुश्मन ने भी कभी नहीं दिया। मैं आज तक उसकी हर गलती माफ करती आई हूं, लेकिन उसकी ये गलती माफ करने के काबिल नहीं है। पद्मिनी,
इंद्रजीत को फोन लगाओ और उससे कहो जहां भी हो फौरन घर आए। मैं उससे बात करना चाहती हूँ। आज मेरे हर सवाल का जवाब उसे देना ही पड़ेगा। माँ साहब प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। तुम सुन नहीं रही मैं क्या कह रही हूँ? फोन लगाओ उसे, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। पद्मिनी पद्मिनी माँ साहब पेट में बहुत दर्द हो रहा है, घर चलिए आप। ड्राइवर गाड़ी रुको। नहीं माँ साहब हम कहीं नहीं जाएंगे माँ साहब, प्लीज घर जाएंगे माँ साहब, बहुत पेन हो रहा है माँ साहब। माना पति पत्नी को एक दूसरे का हर कदम पे साथ देना चाहिए, लेकिन झूठ में अपने पति का साथ देना ये पत्नी धर्म नहीं होता पद्मिनी। जो किसी के झूठ में किसी का साथ देता है वो उतना ही गुनहगार हो जाता है जितना कि झूठ बोलने वाला होता है। और मुझे झूठ से सख्त नफरत है। बस कर माया पुत्र, थक जाएंगे, बैठ जाओ। अरे कैसे बैठ जाओ माँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। माँ दुआ करो कि इनका काम हो जाए। क्या हुआ जी? नहीं माया, अब तो बैंक भी और लोन देने के लिए तैयार नहीं है। हर तरफ नुकसान ही नुकसान दिखाई दे रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि इतना सारा कर्ज हम कैसे उतारेंगे। दमाद जी भाई भला इसमें घबराने जैसी क्या बात है? हैं? भाई देखो, मालिक जब मुश्किल में डालता है तो उस मुश्किल से निकलने के रास्ते भी तो वही बताता है ना, है कि नहीं? और वैसे भी दमाद जी एक बात बताऊं मैं आपको, वो खन्ना इंडस्ट्री वाले हैं ना, उन्होंने ना अपनी बेटी का रिश्ता भेजा है हमारे वीर के लिए। हाँ, जरा उस बारे में भी थोड़ा सोच लेते तो। क्या वीर की शादी रिद्धिमा से पहले? और वैसे भी हमारे हालात ही कहाँ हैं शादी करवाने के लिए। ओहो दमाद जी, भाई हालात का क्या है, और अपने वीर के लिए हालात का क्या देखना भला है? और वैसे भी हम तो लड़के वाले होंगे ना, और सुना है इकलौती बेटी है उनकी और करोड़ों का बिजनेस है, तो भाई कल को जो कुछ भी होगा उनकी अपनी बेटी के लिए तो होगा ना। क्यों भाई माया पुत्र है? क्या मतलब है आपका? अपने नुकसान की भरपाई के लिए मैं वीर की शादी करवाऊंगा? प्लीज आप ऐसी बात आइंदा सोचिए भी मत। माँ तुम भी ना कभी भी कुछ भी बोलती हो। माना उस लड़की की बहुत तारीफ सुनी है, मगर खुददारी भी तो कोई चीज होती है। और अपने दामाद को तो तुम जानती हो ना। मगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं, इतने अच्छे रिश्ते बड़े नसीब से मिलते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो मैं रिश्ते की बात कर लूं। वीर से बात करके देख लो, अगर वीर हाँ कह देता है तो फिर। और माया पुत्र पुत्र अपना वीर मान तो जाएगा ना शादी के लिए? अरे माँ, वीर को मैं मना लूंगी, बेटा है मेरा। और वैसे भी इतना अच्छा रिश्ता माया हाथ से नहीं जाने देगी।
क्या? ये तो क्या कह रही रिधिमा? हाँ मॉम, मॉम जो हम चाहते थे कि अनुपमा और चैतन्य के साथ हो, वो पद्मिनी और इंद्रजीत के साथ हो रहा है। शारदा आंटी तो इंद्रजीत से इतनी नाराज है कि मुझे तो इस बात का डर है कि अनुपमा और चैतन्य को उस घर से बाहर निकालने की बजाय कहीं शारदा आंटी पद्मिनी और इंद्रजीत को इस घर से ना निकाल दे। अनुपमा और चैतन्य वो शारदा आंटी के दिल पर ही नहीं बल्कि इस घर पर भी राज करेंगे, राज। नहीं रिधिमा, ऐसा कुछ नहीं होगा। माना कि शारदा जी इंद्रजीत से नाराज हैं और अपने उस अनाथ बेटे पे कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, मगर बेटा अपना खून तो अपना खून ही होता है। दिन तक इंद्रजीत से नाराज नहीं रह पाएंगे तो एक काम कर, बस अपनी आंख और अपने कान खुले रख और मौका मिलते ही आग लगा दे और झट से मुझे फोन कर, क्योंकि उस आग को हवा तो मैं ही दूंगी। बस मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको हर पल का हिसाब देती रहूंगी। ठीक है मॉम, रखती हूँ, बाय। एक बार रिधिमा का सही मौके पर फोन तो आने दो, फिर देखो माया की गॉड, इंद्रजीत के दोनों फोन स्विच ऑफ है। मैं क्या करूं? सुनिए सुनिए, प्लीज आप अंदर मत आइए। आशा को बहुत गुस्सा आ रहा है, अगर वो आपको देख लेंगी तो उन्हें और ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। क्या कहना चाहती हो तुम? मॉम के गुस्से की वजह से मैं यहाँ वहाँ भागता फिरूं? हाँ? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अब मासा के सामने तभी आइए जब उनका गुस्सा शांत हो जाए, वरना कहीं ऐसा ना। वरना क्या? वरना क्या पद्मिनी, बोलो ना, वरना क्या? क्या हो जाएगा? देखो, ऐसे भी मॉम को आज नहीं तो कल पता चला ही था। सो आज पता चल गया। अब जब मॉम को पता चल गया है तो मैं मॉम का सामना करने के लिए तैयार हूं। इंद्रजीत, आपको हमारी कसम, आप मासा के सामने नहीं जाएंगे। सिर्फ एक बार हमारी बात मान लीजिए। और वैसे भी जो भी कुछ आपने किया, एटलीस्ट हमें तो बताना चाहिए था ना। पद्मिनी, मैं क्या करता हूं और क्या नहीं करता हूं इसके बारे में मैं किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं समझता। तुम्हें भी नहीं। तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बार हमारी बात मान लीजिए। सिर्फ हम इतना चाहते हैं कि आप मासा के सामने मत आइए जब तक उनका गुस्सा शांत ना हो जाए। हम विनती करते हैं, प्लीज, हम रिक्वेस्ट कर। ओके 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 ओके, ठीक है, जा रहा हूं मैं। पद्मिनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। माँ को पता चलेगा कि इंद्रजीत आए थे पर पद्मिनी ने उन्हें घर से वापस भेज दिया तो माँ पद्मिनी से भी नाराज हो जाएंगी। बहुत दिल दुखेगा उनका। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? माँ बेटे के रिश्ते में ये कैसा तूफान उठ खड़ा हुआ है? जाओ यहाँ से। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? इधर ये सब पद्मिनी का तो ख्याल करना चाहिए था। हमारे घर खानदान की जो इज्जत है, मान है, रुतबा है, उसका कोई। बस 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 बस, देखो मैं इस वक्त तुम्हारा प्रवचन सुनने के मूड में बिल्कुल नहीं हूं। ओके? और एक बात देखो,
जो कुछ भी तुमने यहाँ देखा चैतन्य, उसे माँ और पद्मिनी को बताने की कोशिश, I mean, शिकायत करने की कोशिश भी मत करना। Alright? नहीं कहूंगा। गुड। इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारी धमकी से डर रहा हूं, बल्कि इसलिए कि मैं उन दोनों का दिल नहीं दुखाना चाहता। तुम्हारी ये असलियत देखकर माँ और पद्मिनी का दिल ही टूट जाएगा। ओ हाँ हाँ हाँ, माँ के आदर्श बेटे हो, है ना? दम है, दम है। तुम्हारी एक्टिंग में, ये आदर्श बेटे वाली एक्टिंग में बहुत दम है। लगे रहो, अच्छा है। मेरी तारीफ तुम बाद में कर लेना, अभी फिलहाल घर चलो। माँ तुम्हें इसी वक्त मिलना चाहती है। इंदर, घर चल और माँ से माफी मांग ले। तूने इतनी बड़ी गलती की है, माँ का इतना दिल दुखाया, उसके बाद सब कुछ भूल के यहाँ पे ये। थोड़ी तो शर्म कर। चल। एक आदर्श बेटा मुझे आदेश दे रहा है। आदेश नहीं दे रहा हूं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। देख, तेरी मुझसे जो भी नाराजगी है उसे अलग रख। बस इस वक्त घर चल, मां से माफी मांग ले। किस बात के लिए माफी मांगू मैं? गलती क्या है मेरी? मेरी गलती क्या है बताओ? अपने बाप के कमाए हुए पैसे खर्च कर रहा हूं मैं। हक बनता है मेरा। इकलौता वारिस हूं मैं अपने बाप का। दिन रात मेहनत करता हूं मैं, और मैं मेहनत इसलिए नहीं करता हूं चैतन्य कि अपना हक अनाथों में बांटता फिरूं। अनाथ आश्रम खोलने चले हैं। अरे अनाथ आश्रम खोलने की क्या जरूरत है? घर को ही तो अनाथ आश्रम बना रखा है। कोई जरूरत नहीं अनाथ आश्रम खोलने की। बस इस वक्त घर चल और मां से माफी मांग। कौन हो तुम मुझे ऐसे बोलने वाले? बड़ा भाई, माय फोन। बड़ा भाई, तुम मेरे बड़े भाई नहीं हो। कोई नहीं हो तुम मेरे। कोई रिश्ता नहीं मेरा और तुम्हारा। अरे तुम्हारे साथ तो रिश्ता बनाना दूर, तुम जैसे नाली के कीड़ों के साथ मैं बात तक करना पसंद नहीं करता। और एक बात कान खोल कर सुन ले चैतन्य, मेरी मां है वो मेरी मां है। मैं उसे दुख दूं, आंसू दूं, तू नहीं बोलेगा। वो जिए, वो मरे। इधर, इधर, इधर।